हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मास धातु। तो मास धातु आपकी आती है रक्त धातु के बाद और इसकी उत्पत्ति भी रक्त धातु से ही होती है। आज देखते हैं इसकी निष्पत्ति कहाँ से होती है। तो मास शब्द जो है वो संस्कृत के मांग धातु से निष्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? मांग धातु से हुआ है। और इसका अर्थ क्या होता है? मान, अर्थात मापन योग्य होना। ओके, हम किसी को चीज को माप सकते हैं, वो मतलब है इसका। देन मास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? शरीर के सब धातु में वर्णित प्रथम रस एवं रक्त धातु में द्रव रूप में स्थित होते हैं। वो हमने देखा था कि वो फ्लूइड होती है, क्योंकि रक्त जो आपका वो ब्लड है और जो रस है वो आपका प्लाज्मा एंड लिम्फ से हमने रिलेट किया था। ओके, तो उसके बाद क्या, सबसे पहले घनत्व को प्राप्त कर मूर्त रूप ग्रहण करने के कारण यह मापन योग्य हो जाता है। देखो क्या घनत्व, मतलब इसमें सॉलिडिटी आई, ये थोड़ा कॉम्पैक्ट बनने लगा, कॉम्पैक्टनेस आने लगी और ये मूर्त मतलब सॉलिड बनने लग गया। ओके, और ये फर्स्ट धातु थी, इसको मापन भी किया जा सकता था, अतः इसे मास संज्ञा प्रदान की गई। मास धातु जो है वो अस्थियों के ऊपर कवच का कार्य करती है। हमने देखा होगा कि जो जितने भी हमारी बोन्स होती हैं उनके ऊपर हमारी मांस होता है। ठीक है, तो किस चीज़ का काम करती है? कवच का, क्योंकि उसे बचा तो रही है अस्थियों को, आपकी बोन्स को। उसके बाद आते हैं कि इसके पर्याय क्या है। पिशित, तरस, क्रव्य और अमेश, ये अमरकोशकार जी ने इनको दिया है। ठीक है, क्या क्या है? पिशित, तरस, क्रव्य और अमेश। फिर आती है मास धातु की उत्पत्ति कैसे हुई। जो चरक जी थे उन्होंने कहा कि वायु जल तेज की उष्मा से संयुक्त तथा अपनी अग्नि से पक्व हुआ रक्त स्थिर हो जाता है और तब उसे मास कहते हैं। मतलब इन्होंने बोला कि जब रक्त है वो क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है अपनी अग्नि से पक्व होकर, और वायु जल और तेज की उष्मा से, वायु हो गया आपका, अग्नि तेज हो गया, और जल मतलब यहाँ पे क्या क्या आ गया? जल भी आ गया, वायु भी आ गया और आपका अग्नि भी आ गया। इनकी उष्मा से संयुक्त हुआ, या आप बोल सकते हो कि अपनी अग्नि से पक्व हुआ रक्त जो है वो स्थिर हो जाए तो वो मास की संज्ञा को प्राप्त कर जाता है, ये मास कहते हैं हम उसे। ओके, हमारे सुश्रुत जी ने बोला है रसाद रक्तम ततो मासम। फिर आगे इसने यही बोला कि यहाँ रक्त से मास की उत्पत्ति हुई है। ये हाफ श्लोक है, क्योंकि इतने से ही इसका पता लग जा रहा है कि कितना है, कि कितना मतलब इसमें आपका मास की उत्पत्ति हो जा रहा है। तो इतना ही श्लोक आप याद कर सकते हैं, बट आप उसका पूरा श्लोक याद करेंगे तो आप जितने भी धातु में होंगे, और जब वहाँ धातु की उत्पत्ति आती है, रस की हो, रक्त की हो, मास में किसी की भी हो, वही श्लोक आप लिख सकते हैं। सुश्री सूत्र स्थान का 14वें अध्याय का 10वां श्लोक है। तो आप एक ही श्लोक को हर एक धातु में लिख सकते हो उनकी उत्पत्ति में। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे? रसाद रक्तम ततो मासम मीन्स पूर्व निर्मित मास निर्माण अंश पर मासाग्नि की क्रिया होने से सूक्ष्म, स्थूल एवं कीट अंशों का प्रादुर्भाव होता है। मतलब क्या है इसका? कि भाई जब रक्त है ना, रक्त का जो सूक्ष्म भाग होता है वो क्या करता है? वो मास निर्माण अंश को उत्पन्न करता है। तो उस मास निर्माण अंश पर जब मासाग्नि की क्रिया होगी तो उससे भी तीन चीजें बनेगी, सूक्ष्म, स्थूल और कीट भाग। ठीक है, अब जो सूक्ष्म होगा वो तो उत्तर धातु मतलब मास के बाद मेद आती है, उसका निर्माण अंश देगा, और जो स्थूल होगा वो अब मास धातु की ही उत्पत्ति करेगा, और कीट क्या होगा? जो इसका मल होगा। ठीक है, और इसमें क्या बोला? स्थूल भाग मास धातु की उत्पत्ति एवं पोषण में सहायक होता है। आगे देखते हैं इसका स्वरूप। तो स्वरूप में क्या आया कि जो मास धातु कि शरीर में विद्यमानता मुख्यतः पेशी के रूप में होती है। यहाँ जो पेशी है वो मसल से लिया गया है। आपने देखा होगा कि हमारे पूरी बॉडी में मसल्स होते हैं। ठीक है, तो मांस धातु की विद्यमानता भी किस रूप में है? पेशी की, मतलब मसल्स के रूप में। वैसे तो ये शरीर के अंदर श्वास नलिका, अन्न नलिका, श्वास नलिका जो आपका ये ट्रैकिया हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल दिया इन्होंने, अन्न नलिका बोल दिया, आपका इसोफेगस है, इनमें आशु आदि अनेक आशु एवं अवयवों में भी रहती है। पूरा जीआईटी ट्रैक में मसल्स होती है, पूरा आपका रेस्पिरेटरी में, या फिर आपका यूरिनोजेनाइटल हो गया, मतलब हर उसमें मसल्स है ना। तो वहीं पे उन्होंने बोला है कि यह धातु शरीर की श्वास नलिका, अन्न नलिका आदि अनेक आशयों एवं आशय क्या होते हैं? जहाँ वो रहते हैं, लोकेट कहाँ कर रही है वो, और अवयवों में भी रहती है।
रक्त वाहिनियों की दीवारों में भी इसकी यथा आवश्यक उपस्थिति रहती है। इट मीन्स रक्त वाहिनी जो आपकी आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, वहाँ पे भी मसल्स होती हैं, ये बात इन्होंने बोली है। अब इसका 5 भौतिक तो क्या है, देखो पांचों चीज प्रेजेंट तो होती है, बट प्रधान रूप से क्या है वो चीज इसमें हम देखेंगे। जो चक्रपाणि जी थे उन्होंने इसे मासम पार्थिवम बोला है, तथा डल्हनन ने क्या बोला है, मासेतु पार्थिवा। ठीक है, दोनों ने एक ही बात बोली कि इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता है। ओके, फिर भौतिक रचना की दृष्टि से हम क्या देखेंगे कि भाई अगर हम उसका स्ट्रक्चरली हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से बनी हुई है, तो उसमें जो 75% आपका जल आता है, आपका वाटर आता है, और 25% आपका क्या आता है, ठोस पदार्थ, दैट मीन्स आपका सॉलिड पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, देन इसमें क्या होगा कि जो ठोस होगा, जो सॉलिड होगा, उसमें भी 20% विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। एक्टिन एंड मायोसिन, आपने 12th में भी पढ़ा है। एक्टिन एंड मायोसिन दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं हमारी मसल्स में, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो उस 20% में है, किसके, सॉलिड पार्ट में, और सॉलिड पार्ट कितना है टोटल, वो आपका 25% है टोटल मसल का। और इस प्रकार मांस का पार्थित्व स्वयं सिद्ध हो जाता है, क्योंकि भाई प्रोटीन प्रेजेंट है, एंड प्रोटीन यहाँ पे क्या होता है, सॉलिडिटी देता है आपको। देन आगे हम देखेंगे मासाग्नि। मासाग्नि हमने अभी भी देखा था, रस अग्नि आया, रक्ताग्नि आया, अब मासाग्नि। मासाग्नि खुद की अग्नि है, मांस की अग्नि है। मासाग्नि में क्या आया, मांस धातु में विद्यमान विभिन्न प्रकार की पाचका अंश, पाचका अंश आएगा, तथा उनकी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक ऊष्मा। देखो हमें क्या है कि हमारी मांस धातु है, उसके अंदर क्या होंगे, आपके पाचक अंश होंगे, कि उसको पाचन करने के लिए आपके पाचकांश, और अब उस क्रिया को पूर्ण करना है तो उसके लिए हमें कुछ ऊष्मा भी चाहिए। तो उस ऊष्मा को और इन दोनों को हम सम्मिलित कर दें, दोनों को कंबाइन कर दें, तो हमें क्या मिलेगी, मासाग्नि मिलेगी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मासाग्नि का कर्म क्या है, ये क्या क्या कार्य करती है। मासाग्नि द्वारा संपादित कर्मों को दो रूप में विभक्त किया जा सकता है, एक तो स्थायी कर्म होता है और एक इसका चेष्टा मूलक कर्म, मतलब एक इसका स्टेबल एंड एक जो आपका मूवेबल है, जो काम कर रहा है। अब स्थायी में क्या आएगा, इसके भी ये 3 चीजों में इन्होंने तोड़ दिया। फर्स्ट में देखो क्या बोला गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सीधा यहाँ से बताती हूँ। मांस धातु से उत्कृष्ट मेदो धातु की उपादान भूत अंशों का सूक्ष्म प्रसाद के रूप में निर्मित होना। देखो हमने कल भी देखी थी कि आपका सूक्ष्म, स्थूल और कीट भाग 3 चीजें आई थी। तो सूक्ष्म से तो क्या करेगी कि आगे जो इसकी धातु, जो इसकी उत्तरोत्तर धातु है, मेद धातु, उसके निर्माणक अंश को उत्पन्न करेगी। देन स्थूल से क्या करेगी, खुद को ही उत्पन्न करेगी, खुद की मांस धातु की उत्पत्ति करेगी। देन आपका मल आया, तो मल में हमने खमल पढ़ा था, इसका जो हमने धातु पोषण न्याय पढ़ा था। तो खमल में क्या कहता है, भाई इंद्रियों के स्राव, मतलब नेत्र, नासिका, कृष्ण, कर्ण आदि के मलों की उत्पत्ति होना, ये वाली बात आ गई। अब चेष्टामूलक कर्म क्या है, इस द्वितीय कर्म के अंतर्गत मांसपेशियों की नाना प्रकार की क्रियाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। जैसे यही भाई कि आपका ये, आप क्या करता है, आपकी अस्थियों को ढकता है, जो मांस होता है ना, लेपन कर्म करता है आपका। और हम और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर आपकी अस्थियों को ये पकड़ के नहीं रखेगा, जो जैसे अब देखो वैसे तो संधियों से जुड़ी हुई है, बट वे सिर्फ हड्डियों से तो हम नहीं चल सकते ना, कंकाली दिखेंगे हम, तो वही वाली बात, वो चेष्टामूलक कर्म में आ जाएंगी। अब मांस व स्रोतस क्या है, तो मैंने सुषुप्त और चरक दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है यहाँ पे। मांस वही द्वे त्योर्मूलम स्नायु त्वचम रक्तवाहश्च धमनी, ये सुश्रुत शारीरिक स्थान का 9वें अध्याय का 17वां श्लोक है। क्या बोला इन्होंने, महर्षि सुश्रुत ने मांस व स्रोतसों की संख्या 2 बताई। क्या क्या है इनके मूल, इनके मूल आते हैं आपका स्नायु, त्वचा तथा रक्तवाही धमनियों की गणना की गई है। क्या बोला है, स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियां। जबकि जो हमारे चरक जी थे उनने अपने विमान स्थान 5वें अध्याय 8वें श्लोक में क्या बात बोली है, मांस वहानाम च स्रोतसाम स्नायुर्मूलम त्वचा। इसका मतलब क्या है कि संख्या भेद से मांस व स्रोतस को एक माना है, कैसे, स्नायु एवं त्वक को इसके मूल के अंतर्गत स्वीकार किया, और इन्होंने रक्तवाही धमनियों को मूल नहीं माना है। स्नायु और त्वचा दोनों में बोली गई है
लेकिन जो सुश्रुत जी थे उन्होंने रक्तवाही धमनियों को भी ऐड किया है, जो कि चरक जी ने नहीं बताया है। फिर हम अगर मॉडर्न के हिसाब से देखें तो जो मांसपेशी स्रोतस है उनके अंतर्गत पेशीगत रक्त वाहिनियों मतलब मस्कुलर कैपिलरीज को समझा जा सकता है। जो मसल्स में कैपिलरीज होती है उनको मस्कुलर कैपिलरीज बोलेंगे, और उनसे हम मांसपेशी स्रोतस को ले सकते हैं। मांस धातु के अंशों में तंत्रिका, सिरा एवं धमनियों के जाल बिछते। देखो आपका जो मसल्स होती हैं या फिर मांस है आपका, उसके अंदर आपकी आर्टरीज भी हैं, आपका वेन्स भी हैं, आपका जितने भी चैनल्स हैं सब प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये वाली बात बोली है इसने। और इस इनमें क्रमशः वात, अशुद्ध रक्त एवं शुद्ध रक्त का परिभ्रमण सदैव होता रहता है। देखो भाई, अगर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, आपका कैपिलरी सब जा रहा है तो उनके अंदर रक्त होगा कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, एंड देन आपका वात भी जा रहा है। ठीक है, फिर आता है शुद्ध रक्त के द्वारा आहारगत 5 भौतिक द्रव्य पेशी तक आते हैं। जो आपका शुद्ध रक्त होगा उससे क्या होगा कि जितने भी आपने जो भी आपने खाया है, जिसका भी जितना भी न्यूट्रिशन मिला है, जो 5 भौतिक है, जो 5 एलिमेंट से बना हुआ है, वो पेशी तक आते हैं। ठीक है, देन क्या होगा, वो सिराओं द्वारा मांसाग्निकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मल द्रव्य पेशी से बाहर चले जाते हैं। देखो सीधी सी बात है कि हम ये देखते हैं कि आर्टरीज जो हैं वो आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब वो मांस में जाएंगी, जहाँ पे मांस में स्रोत से वहाँ गई, वो क्या करेंगी, टिश्यू है हर जगह सेल्स हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देंगे, CO2 को ले लेंगे, और CO2 एक मल ही तो है। जो भी वहाँ पे एक्सक्रीटा होगा, कुछ भी होगा, वो उसको वेन्स लेंगी, वेन्स क्या करेंगी, आपका वहाँ से बाहर निकाल देंगी, और आर्टरीज उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ऑक्सीजन देगी। ओके, तो आर्टरीज न्यूट्रिशन दे रही हैं और वेन्स आपका वहाँ से एक्सक्रीटा ले जा रही हैं। यही बात इन्होंने बोली है, ये मांसाग्निकरण के अंतर्गत आता है। अब आते हैं मांस के कर्म क्या है, भाई क्या कार्य करता है ये। तो मांसम शरीर पुष्टिम मेदश्च। सुश्रुत ने मांस धातु की, ये सुश्रुत सूत्र स्थान 15वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इन्होंने क्या बोला है कि मांस धातु के कर्मों के अंतर्गत शरीर की पुष्टि एवं मेद की पुष्टि को बताया गया है। देखो इसकी उत्तरोत्तर धातु मेद है, तो अगर मांस अच्छे रूप से बना होगा तो मेद भी अच्छे रूप से बनेगा। ठीक है, और मांस अच्छा है तो शरीर की पुष्टि भी होगी आपकी। ठीक है, संपूर्ण शरीर का जल एवं पार्थिव तत्व प्रोटीन अधिकांशतः मांस धातु में विद्यमान है। आपको ये पता है कि आपकी मसल्स में ग्लाइकोजन भी रहती है। आपको पता है ना कि जो हमारी ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। वेन एवर वी नीड एनर्जी, जब हम स्ट्राइव ऑफ हो रहे होते हैं कि भाई हमें अब एनर्जी चाहिए, या हमारी कुछ भी मतलब ख़त्म हो गया हमारी बॉडी में एनर्जी, तो हमारी क्या होती है, मसल्स में ग्लाइकोजन टूटता है और वो ग्लूकोज प्रोडक्शन करेगा, देन हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये वाली बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि भाई अगर एनर्जी वहाँ से मिल रही है तो मांस की पुष्टि हुई, शरीर से बल भी होगा। हम कहते हैं भाई मसल्स बनाओ अपने, भाई ट्राइसेप्स बाइसेप्स, ये हम करते हैं ना कि भाई ये बनाओ, इससे आपको बल मिलेगा, है ना, अच्छी वो रहती है, तो उससे शरीर भी का बल बढ़ेगा अगर मांस की पुष्टि करेंगे तो हम। और मांस धातु का एक रूप पेशी ही शरीर में प्रत्येक कर्मों की उत्तरदायी होती है। अभी तो बोला हमने कि मांस धातु का ही रूप है पेशी, और पेशी क्या है, मसल्स हैं, तो यही तो काम करवा रही हैं। देन आपका आता है कि अतः मांस की पुष्टि से शरीर पुष्टि हो गई, ये बात हो चुकी है, और यह मांस वही वही आगे वाली धातु का निर्माण करेगी। देन जो हमारे अष्टांग हृदयकार जी थे उन्होंने क्या बोला कि मांस धातु का मुख्य कर्म लेपन होता है। इट मीन्स ये लेपन कार्य करती है, ये अस्थियों पे लेपन का काम करती है। लेपन क्या होता है कि हम किसी चीज़ के ऊपर एक कवरिंग चढ़ा देते हैं, वो लेपन है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या आता है, मांस धातु क्षय के लक्षण क्या है। ये अष्टांग हृदय कार्य के मैंने लिए हैं यहाँ, सूत्र स्थान के 11वें अध्याय के हैं। मासे अक्षग्लानि गंध स्विक शुष्कता संधि वेदना। मासे अक्षग्लानि मतलब माँ से, यहाँ से माँ शय लिया गया है, अक्षग्लानि मतलब अक्षग्लानि इंद्रियों में दुर्बलता आती है। गंड स्विक शुष्कता, गंड एवं स्विक प्रदेशों में शुष्कता आ जाती है। जो आपके, ये बोलूँ मैं कि आपका जो भी हिप रीजन होता है,
उसमें आपने सबसे पहले देखा होगा, अगर आपका वेट लूज रहा है तो आपका जो हिप रीजन है वो बहुत जल्दी वेट लूज करता है, वो जल्दी ही आप वहाँ से वेट लॉस कर देते हैं, आपको दिखाई पड़ जाता है। और ऐसे ही गंड प्रदेश इन्होंने बोला। देन संधि वेदना, अगर आपका मांस कम हो रहा है तो आपकी क्या होगी, जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा, ये वाली बात इन्होंने बोली है। अब आते हैं अगर इसकी वृद्धि के लक्षण क्या है, तो मासम गंड अर्बुद ग्रंथि गंड उरु उदर वृद्धिताः कंठ आदिश्व अधिमासम च, ये भी इसका ही है। इसने क्या बोला कि बढ़ी हुई मांस क्या करेगी, धातु गलगंड करेगी, गलगंड करेगी आपका, फिर गंडमाला करेगी, अर्बुद। देखो यहाँ पे क्या बोला कि अर्बुद जो होता है वो हम ट्यूमर से ले लेते हैं, ठीक है। और गलगंड जो बोला गया है वो आपका गले में क्या होता है कि गले के बाहर है ना, यहाँ पे एक बहुत ही प्रोमिनेंट तरह से जैसे आपका एक गांठ सी हो जाती है, ठीक है, उसको गलगंड बोला गया कि भाई मास ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हैवी ग्रोथ हो जाएगी। देन आपका गंडमाला आ गया, ये भी उसी से रिलेटेड है बिल्कुल। देन अर्बुद आपका ट्यूमर हो जाता है। देन यहाँ पे अंथिनी अस्थि रोग आएगा, ये कि आपको अस्थि रोग हो जाते हैं, आपको तालु रोग होते हैं, जीवा रोग होते हैं, कंठ रोग होते हैं आदि को उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त देखो हमने ऊपर पढ़ा था ना, गंड अर्बुद ग्रंथि गंड उरु उदर वृद्धिता, तो यहाँ पे उरु मतलब जो आपका थाई रीजन है वो, और उदर आपका एब्डोमेन, जब मास ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपका थाई एंड आपका उदर एब्डोमेन रीजन में भी वृद्धि हो जाती है। कंठ आदेश अधिमासम च, मतलब जो आपका कंठ प्रदेश, आपका गला, जब भी आप मोटे होते हो सबसे पहले आपको डबल चिन की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो कंठ मतलब जो आपके गले वाला जो प्रदेश है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा या वैसे ही रीजन्स पे क्या होगा, वहाँ पे ज़्यादा मास हो जाएगा, जहाँ पे मास एक्स्ट्रा चढ़ सकता है वहाँ पे, ठीक है। ये वाली बात बोली है इन्होंने। और इसके लास्ट में एक बात बोली गई है कि इसके अतिरिक्त स्विक गंड ओष्ठ बाहु उरु उदर जंगा में भारीपन एवं वृद्धि के साथ प्राय कफ एवं रक्त विकारों के लक्षण भी प्रकट होते हैं। अगर आपकी मांस धातु की वृद्धि हुई है तो आपको कफ की बीमारी भी, मतलब कफ के जो वृद्धि के लक्षण होते हैं वो भी दिखाई देंगे, कफ विकार उत्पन्न होंगे, सॉरी, एंड रक्त विकार भी होंगे, आपको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होंगे एंड आपको कफ से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी होंगे। देन आते हैं मांससार पुरुष के लक्षण क्या है, अच्छिद्र गात्रम गुड़ा अस्थि संधि मासोपचितस्य मासेन, ये सुश्री सूत्र स्थान का 35वें अध्याय का 18वां श्लोक है। इसके अनुसार जिस पुरुष में छिद्र ना हो, अर्थात शरीर में कहीं भी न्यूनता ना हो, शरीर भरा हुआ हो, इसके अतिरिक्त अस्थि तथा संधि मांस से ढकी हुई हो एवं मांस से शरीर पुष्ट हो, उसे मांससार कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जितनी भी संधियां हैं वो अच्छे से मांस वहाँ पे, मतलब अलग रूप से आपकी जॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं, वो अच्छे से ढके हुए हैं, वो वाली बात बोल दी। देन आपकी अस्थि भी और संधियां भी। फिर भाई मांस अच्छा होगा तो आपका शरीर भी पुष्ट दिखाई देगा, आपकी मसल्स काफ़ी प्रोमिनेंट रहेंगी, अच्छे से रहेंगी। फिर कहीं पे भी आपकी न्यूनता नहीं होगी। अगर मांससार पुरुष है तो कितने डिम्पल्स हैं भाई इसके, तो यार ये तो बड़े अच्छे से इसके फेस पे बड़े अच्छे लगते हैं डिम्पल। वो डिम्पल्स जो होते हैं ना, वहाँ पे आपका इर्रेगुलर मास होता है, ठीक है, कि वहाँ पे पूरा वो प्रॉपरली आपका बन नहीं पाता, इसकी जैसे वो डिम्पल्स बनते हैं, ठीक है। वो वाली बात बोले कि वहाँ कहीं पे भी छिद्र ना हो, मतलब पूरा अच्छे से भाई प्लेन रीजन है, जैसी बॉडी होनी चाहिए वैसा, कहीं पे भी कहीं वो गड्ढा नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ऐसी चीज़ें ना हो, ये वाली बात बोली इन्होंने। देन आता है आपका एक कॉन्सेप्ट है पेशी। पेशी बोला गया मांस धातु का ही विभाजित स्वरूप बोली गई है, जिसे हमने मसल बोला है। आधुनिक क्रिया शारीरवेताओं ने इसे मसल संज्ञा प्रदान की है। और मांसपेशी दीर्घाकार मांस की रचना होती है, दीर्घाकार मांस की रचना होती है पेशी, ठीक है। अब बोला गया दीर्घाकार भाई वही होती है आकार में जो दीर्घ हो, जो लंबी हो, ठीक है, बड़ी हो। और ये संख्या में भी अनेक होती हैं। आपको ना पेशी 20 प्रकार की बताएंगे जब इनके भेद आएंगे, भाई स्थूल है, वृत्त है या सूक्ष्म है, ठीक है, लघु है, वो इसके इसमें ज़रूरी नहीं है, आप ये सब रचना शरीर में पढ़ेंगे तो वहाँ से आप इसको पढ़ना। तथा प्रत्येक परस्पर विभक्त रहती हैं, अभी अलग अलग रहती हैं। आपने देखा ना मसल्स होते हैं, कार्डिक मसल्स हैं, आपकी स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, या स्मूथ मसल्स हैं, दे आर डिफरेंट,
वो वाली बात इन्होंने ये, और एक दूसरे पर तिरछी ऊपर नीचे बिछी रहती हैं, या तो ये तिरछी हैं या ऊपर है नीचे, मतलब मसल्स हैं भाई वो पूरे तरह से उसको कवर कर रही है ना। कोई उनके नहीं भाई यहाँ से सीधी जा रही हैं, सीधा तो ऐसा तो है नहीं। आप डेल्टोइड मसल्स को लेते हो, आप किसी भी मसल्स को लेते हो, तो हर मसल्स की एक पोजीशन है, वही बात इन्होंने बोली है। देन पेशी की संरचना में, तो ये पेशी शब्द से अधिकांशतः हम स्केलेटल मसल्स का ही बोध करा होता है। और मांसपेशी के बाह्य स्वरूप को वर्णित करते हुए सुश्रुत ने क्या बोला, यथार्थ उष्मणा युक्त वायु स्त्रोतांसी दारियेत अनुप्रविश्य पिशितम पेशी विभजते तथा। ये सुश्रुत शारीर स्थान का चौथे अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक है। इसके मतलब क्या है, अर्थात क्या है, उष्मा मतलब पित्त से संयुक्त वायु, वायु जो है किससे संयुक्त है, पित्त से, जिस प्रकार स्रोतों को विदीर्ण करती, विदीर्ण का मतलब है खोलती हुई, खोलती है, उसी प्रकार उष्मा युक्त वायु मांस में प्रवेश कर उसे पेशी में विभक्त कर देती है। देखो वायु क्या करता है, वो चलाने का काम करता है, और पित्त जो है वो गर्म होता है। तो जब पित्त, वायु चल रही है और उसके साथ पित्त भी है, तो वो हर एक जहाँ पे भी रुकावट होगी उसको खोल देता है, तो हर एक स्रोत उसको खोलती हुई चलेगी। तो वही बात उसने बोली कि जिस प्रकार वो काम करती है वैसे ही उष्मा युक्त वायु जब मांस में प्रवेश करती है तो उसे पेशी में विभाजित कर देती है, डिवीजन हो जाता है उसका। अब इसकी संख्या क्या है, सुश्रुत जी ने 500 बताई है और चरक जी ने 400 बताई है, और सुश्रुत जी ने लेडीज के अंदर 520 बताई, उन्होंने 20 अधिक पेशी मानी है लेडीज़ के अंदर। और प्रत्येक शाखा में जितने भी आपकी लिम्स हैं उनमें 100 होती हैं, तो टोटल 400 हो जाएंगे। देन आपका कोस्ट रीजन में मतलब आपके एब्डोमेन रीजन में 66 बताई हैं, और ग्रीवा के ऊपर मतलब आपका जो गला प्रदेश है इस ऊर्ध्व जत्रुगत में यहाँ पे बताई गई हैं आपकी 34, टोटल होगी 500। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके,